दिल्ली की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। जाट होना आपके लिए पॉलिटिकली बेनिफिशियल था कि कहीं इसी वजह से तो प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते बनते रह नहीं गए। कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर 36 बिरादरियां हैं, तो वहां का जो ध्रुवीकरण था वो ये था 1 बनाम 35। उन्होंने यही ध्रुवीकरण इस्तेमाल किया, जाट बनाम नॉन जाट। हरियाणा की जाट बेटियां अपनी इज्जत पर हाथ डालने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए जंतर मंतर पे बैठी और ओलंपियन लड़कियों के साथ भी पुलिस ने काफी बदतमीजी की। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कॉन्सोलेशन प्राइज जाटों को दिया हुआ है। राज्यसभा के चेयरपर्सन माननीय धनखड़ जी हैं, ये रॉयल्टी खा रहे हैं जाटों के नाम की। आज जो भी कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो भी इसका नेतृत्व करते हैं जाटों का, उन लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए क्या किया जाए। दिल्ली की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। आज जब दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार बनी और उनकी मुख्यमंत्री ने शपथ ली, तो उनकी शपथ के बीच बीच में जो तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी वे थी नई दिल्ली से अभी अभी जीते भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की। प्रवेश वर्मा की तस्वीर बार बार क्यों दिखाई जा रही है? क्यों सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया की रिपोर्टों में बार बार जिक्र प्रवेश वर्मा का आ रहा है? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि प्रवेश वर्मा ने अपना चुनाव जिस तरीके से नई दिल्ली में लड़ा, जो जो हथकंडे उन्होंने उस चुनाव के अंदर अपनाए और जिस तरह से प्रशासन ने उनके चुनाव में उनका पूरा साथ दिया, या ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने खुद मिलके उनको नई दिल्ली का चुनाव लड़वाया। वे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होने के सबसे बड़े दावेदार अरविंद केजरीवाल को हराने में कामयाब रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप कह सकते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली 2025 के चुनाव के जायंट किलर हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उनकी नई दिल्ली सीट से हराया है। और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा की बॉडी लैंग्वेज थी, उनके बयान थे, उनके आसपास की पूरी पृष्ठभूमि थी, ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा रहेंगे। उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि उनके पिता खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा जी। दूसरा, प्रवेश वर्मा 2 बार दिल्ली में सांसद रहे हैं। तीसरी बात कि प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से चुनाव लड़ाया गया। चौथी बात, वे एक डोमिनेंट कास्ट से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं। और जाटों का अगर आप माने तो उत्तर भारत के अंदर एक डोमिनेंट रोल पॉलिटिक्स में रहा है। जाट कम्युनिटी बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, मगर ये कम्युनिटी पूरे उत्तर भारत में कई राज्यों में अच्छी डोमिनेंट पोजीशंस पे मानी जाती है। हालांकि एक समय था जब जाट होना आपके लिए पॉलिटिकली बेनिफिशियल था, मगर आज मैं देख रहा हूं कि कई जगह पे इस बारे में चर्चा की जा रही है कि कहीं इसी वजह से तो प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते बनते रह नहीं गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो जाटों को लेके क्या है, इसके कई पहलू हैं और इन पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज आपके साथ इस चर्चा में शामिल हूं। अगर हम जाटों की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि जाट जो हैं उत्तर भारत के कई राज्यों में अच्छी डोमिनेंट पोजीशन पे हैं, और ना सिर्फ जनसंख्या की वजह से बल्कि उनका जो पॉलिटिकल जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, कई दशकों से काफ़ी ज़्यादा रही है। हरियाणा के अंदर बताया जाता है कि जाट करीब 20 से 25% पॉपुलेशन के हिसाब से हैं। राजस्थान के अंदर करीब 9% जाट बताए जाते हैं। दिल्ली के अंदर भी करीब 5% जाट बताए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जाट जिनको जट कहा जाता है पंजाब में, वो करीब 20 से 35% है, और वो भी एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पोजीशन के अंदर उस राज्य में है। मगर भारतीय जनता पार्टी का इस समुदाय के साथ जो रिलेशनशिप है वो पिछले 10-11 साल के अंदर काफ़ी
बदला हुआ है। इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक तौर पे जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे ज़्यादातर जाट समुदाय से आया करते थे, जाट हुआ करते थे। मगर जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव लड़ा तो उन्होंने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ना इस हरियाणा राज्य के अंदर जाति के नाम पे ध्रुवीकरण किया जाए, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जातिगत ध्रुवीकरण हरियाणा के अंदर सफल रहा, जहां पे उन्होंने जैसे कि कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर 36 बिरादरियां हैं, 36 जातियां हैं, तो 36 में से एक बिरादरी हुई जाट। तो वहाँ का जो ध्रुवीकरण था वो ये था जाट बनाम 35, जाट बनाम नॉन जाट, एक बनाम 35। और उस ध्रुवीकरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत कामयाब हुई, और मुझे लगता है कि उन्होंने मनोहर लाल खट्टर, जो कि पंजाबी खत्री कम्युनिटी से आते हैं, उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। सेम पैटर्न और सेम स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी फॉलो की, और दोबारा से मनोहर लाल खट्टर, जो कि पंजाबी खत्री बिरादरी से आते हैं, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और जब तीसरी बार हरियाणा के अंदर चुनाव होना था, यानी कि अब से मात्र 6 महीने पहले अक्टूबर 2024 के चुनाव में दोबारा उन्होंने यही ध्रुवीकरण इस्तेमाल किया, जाट बनाम नॉन जाट। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती थी। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है हरियाणा और दिल्ली बहुत जुड़े हुए दो राज्य हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि हरियाणा के जाट और दिल्ली के जाटों में आपस में बहुत रिश्तेदारियाँ हैं। शादी ब्याह आज भी जो है वहाँ की लड़की आ रही होती है, यहाँ से लड़की दी जा रही होती है। ऐसे में अगर आप अक्टूबर 2024 में जाटों के खिलाफ ध्रुवीकरण करें तो इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि दिल्ली के जाट भी उस ध्रुवीकरण का जवाब भारतीय जनता पार्टी को इस दिल्ली के चुनाव में देते। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आती है, और इसको देख के उन्होंने जाटों का समीकरण बिठाने की कोशिश की। और इस कोशिश का एक नतीजा था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उस वक्त के मौजूदा मंत्री कैलाश गहलोत को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। इस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि कैलाश गहलोत साहब का कितना जनाधार था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में इस बात को बार बार स्थापित करने की कोशिश की कि एक बहुत बड़े जाट लीडर आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिनका नाम है कैलाश गहलोत। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक जाटों को साधने में वो कामयाब भी रहे। हालांकि जाटों के कई बुनियादी मुद्दे हैं जिसको अब तक भारतीय जनता पार्टी ने सुलझाने की कोशिश नहीं की है, जैसे कि जाटों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। दिल्ली के जाट आज भी केंद्रीय नौकरियों के अंदर ओबीसी का आरक्षण नहीं पा रहे हैं, और दिल्ली क्योंकि एक खास राज्य है, यहाँ पे बहुत सारी नौकरियाँ केंद्रीय संस्थानों से निकलती हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कई बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली के अंदर हैं, जैसे कि जेएनयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द है, आदि आदि। दिल्ली में डीडीए है जो कि केंद्र की है, एनडीएमसी है। इस तरीके के कई बड़े बड़े संस्थान हैं। दिल्ली पुलिस है जिसमें बहुत सारे जाटों के नौजवान बच्चे नौकरी करना चाहेंगे, जिनमें दिल्ली के जाटों को ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता। और जाटों की ये बहुत पुरानी डिमांड रही है, जिसको अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया था कि जाटों को केंद्रीय ओबीसी के अंदर दिल्ली के जाटों को जगह दी जाए। हालांकि इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई खास कदम नहीं बढ़ाए हैं, मगर इसके बावजूद इस दिल्ली के चुनाव में जाटों का वोट बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि जनरली सबका मिला, बट हाँ, जो नाराज़गी हरियाणा के चुनाव के बाद जाटों में होनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो नाराज़गी दिल्ली के चुनाव में कम देखने में आई।
और इस नाराजगी का सिर्फ यही कारण नहीं है कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। ये नाराजगी हमें वहां पे भी दिखती है जब 3 काले कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किए और उसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान बॉर्डर पे इकट्ठा हुआ और साल से ज़्यादा भर उसने वहाँ पे आंदोलन किया और उसमें भी पंजाब के जट, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट उस पूरे के पूरे आंदोलन के अंदर एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। और ये लड़ाई हमने तब भी देखी जब हरियाणा और पंजाब के किसानों पे पुलिस ने लाठियां चलाई। ये हमने तब भी देखा जब हरियाणा की जाट बेटियां अपनी इज्जत पर हाथ डालने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए जंतर मंतर पे बैठी और ओलंपियन लड़कियों के साथ भी पुलिस ने काफ़ी बदतमीजी की। मैं समझता हूं कि शायद ये पहली बार हुआ कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों ने, जिसके अंदर जाट एक महत्वपूर्ण तबका था, उन्होंने इस केंद्र सरकार को अपने सामने झुकाया और 3 काले कृषि कानून वापस लिए गए। अगर हम राजस्थान में देखें तो वहाँ पे भी सरकार बनाने के लिए जाटों का वोट बेहद अहम है और इस चुनाव में भी जाटों के वोट की एक बड़ी भूमिका थी। इससे पहले जाटों के वोट को साधने के लिए, ताकि करीब 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे इनकी बड़ी भूमिका बताई जाती है, उसको साधने के लिए हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने अपनी एक खुद पार्टी बनाई थी, जो एक प्रसिद्ध जाट नेता है राजस्थान के, उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया। मगर जब 2020 के अक्टूबर-दिसंबर के समय में किसानों का आंदोलन हुआ, उस समय हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की एनडीए को छोड़ दिया। तो ये सब तो वो चीज़ें हैं जो मैंने बताई कि क्या रिलेशनशिप रहा जाट समुदाय और भारतीय जनता पार्टी का। मगर ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कंसोलेशन प्राइज जाटों को दिया हुआ है, जैसे कि राज्यसभा के चेयरपर्सन माननीय जगदीप धनखड़ जी हैं, जैसे कि सरकार के अंदर माननीय अजीत सिंह जी के पुत्र जयंत चौधरी को भी मंत्री बना रखा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये 2 लोग कंसोलेशन प्राइज हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है, मगर एक तरीके से ट्रॉफी है, एक तरीके से ये रॉयल्टी खा रहे हैं जाटों के नाम की। तो कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जब इतने ढोल नगाड़े बजा के दिल्ली की आम आदमी पार्टी से मंत्री कैलाश गहलोत को लिया गया, तो कहा जा रहा था कि उनको एक बड़ी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी जाएगी, मगर उनको कुछ नहीं दिया गया। प्रवेश वर्मा जी के बारे में कहा जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर इनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो मोटे तौर पे आज जो भी कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो भी इसका नेतृत्व करते हैं जाटों का, उन लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि अपनी राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए क्या किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा ये वीडियो देखा। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ इसी YouTube चैनल पे हम दोबारा मिलेंगे। चैनल का नाम है बेरोजगार नेताजी। धन्यवाद।